अडोल्फ हिटलर के शुरुआती जीवन बड़ा ही उथल-पुथल भरा था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर 6 भाई बहनों में से एक थे, लेकिन बड़े होने तक केवल वो और उनकी छोटी बहन पॉला ही जीवित रहे। अपने पिता अलोइस के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अलोइस बहुत सख्त थे और कभी-कभी मारपीट भी करते थे। अलोइस, जो कि एक कस्टम्स ऑफिसर थे, चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विस में जाए, लेकिन हिटलर तो कलाकार बनना चाहता था। इस पारिवारिक कलह और अपने जिद्दी स्वभाव के कारण हिटलर का स्कूल में मन नहीं लगता था। वो बस कुछ ही विषयों में अच्छे थे, खासकर इतिहास और जर्मन लोक कथाओं में उनकी दिलचस्पी थी। 1903 में अलोइस की मृत्यु के बाद हिटलर के पढ़ाई और भी खराब हो गई और आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ये शुरुआती साल हिटलर के विचारों को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके उथल-पुथल भरे पारिवारिक जीवन ने उन्हें एक कड़वाहट और अपनेपन की तलाश दी। यही तलाश आगे चलकर उन्हें एक जुनूनी जर्मन राष्ट्रवादी बना देगी। हिटलर के कट्टर विचारों के बीज इन्हीं शुरुआती वर्षों में बोए गए थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना हिटलर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। युद्ध को अपनी काबिलियत साबित करने के मौके के रूप में देखते हुए उन्होंने जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया, जबकि वो ऑस्ट्रियन नागरिक थे। पश्चिमी मोर्चे पर लड़ते हुए उन्हें आधुनिक युद्ध की भयावहता का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने उनके अंदर अपने साथी सैनिकों के साथ एक गहरी दोस्ती और भाईचारा भी पैदा किया। सेना में अपने समय के दौरान हिटलर को उनकी बहादुरी के लिए पहचाना गया और उन्हें आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। हालांकि युद्ध के दौरान उनके अनुभव सिर्फ अच्छे ही नहीं रहे। 1918 में एक मस्टर्ड गैस हमले में वो कुछ समय के लिए अंधे हो गए। इस अनुभव ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया। इसी हमले से उबरने के दौरान उन्हें जर्मनी की हार की खबर मिली। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइज के अपमान ने हिटलर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हवा दी। उन्होंने संधि की कठोर शर्तों को जर्मनी पर थोपा गया एक घोर अन्याय माना। अन्याय की इस भावना ने कई जर्मन्स के दिलों में जगह बनाई और हिटलर जैसी कट्टरपंथी विचारधाराओं को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। युद्ध के बाद हिटलर एक ऐसे जर्मनी लौटे जो आर्थिक अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। वाइमर रिपब्लिक बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक अशांति से त्रस्त आबादी को नियंत्रण में रखने और उन्हें शांत करने के लिए संघर्ष कर रही थी। असंतोष के इस माहौल ने चरमपंथी आंदोलनों के लिए एक आदर्श ग्राउंड तैयार किया और हिटलर ने इस माहौल का फायदा उठाने में देर नहीं की। 1919 में हिटलर एक छोटी दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी या डीएपी में शामिल हो गए। अपनी आकर्षक भाषण कला और प्रचार की गहरी समझ का उपयोग करके उन्होंने जल्दी ही पार्टी में अपनी जगह बनाई और नए सदस्यों को आकर्षित किया। 1920 में उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे आमतौर पर नाज़ी पार्टी के रूप में जाना जाता है, करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी का मंच, जो राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और साम्यवाद विरोध का एक जहरीला मिश्रण था, ने कई जर्मन्स को अपनी ओर खींचा। 1923 का असफल बियर हॉल पुट्च, जो म्यूनिक में सत्ता हथियाने के लिए हिटलर और नाज़ी पार्टी द्वारा किया गया एक प्रयास था, उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि ये पुट्च विफल रहा और हिटलर जेल चले गए, लेकिन इससे उन्हें और नाज़ी पार्टी को बहुत प्रसिद्धि मिली। जेल में रहते हुए हिटलर ने माइन काम्फ लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने एक और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया और कानूनी तरीकों से सत्ता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1933 तक नाज़ीज़ राइख्सटाग में सबसे बड़ी पार्टी बन चुके थे, जिससे हिटलर को चांसलर नियुक्त किया जा सका। जनवरी 1933 में हिटलर की चांसलर के रूप में नियुक्ति ने जर्मन लोकतंत्र के अंत की शुरुआत का संकेत दिया। हालांकि उन्हें संवैधानिक तरीकों से नियुक्त किया गया था, लेकिन हिटलर ने जल्द ही अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया और अपने शासन के किसी भी विरोध को कुचल दिया। उन्होंने फरवरी 1933 में राइख्सटाग बिल्डिंग में आग लगने की घटना का इस्तेमाल इनेबलिंग एक्ट को लागू करने के लिए किया। इस अधिनियम ने उन्हें प्रभावी रूप से तानाशाही शक्तियां प्रदान की, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और राजनीतिक विपक्ष को समाप्त कर दिया। इनेबलिंग एक्ट लागू होने के साथ
हिटलर ने व्यवस्थित रूप से वाइमार रिपब्लिक के संस्थानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया और प्रेस को सरकार के सख्त नियंत्रण में लाया गया। न्यायपालिका को भी उन सभी लोगों से मुक्त कर दिया गया जिन्हें नाजी शासन के प्रति वफादार नहीं माना जाता था। विरोध को जल्दी और क्रूरता से कुचल दिया गया। हजारों राजनीतिक विरोधियों, बुद्धिजीवियों और अल्पसंख्यक समूहों के लोगों को पकड़कर यातना शिविरों में भेज दिया गया। प्रचार के अपने कुशल उपयोग से हिटलर को अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद मिली। हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोेबल्स ने जनता की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1934 तक हिटलर ने विपक्ष के सभी स्रोतों को खत्म कर दिया और खुद को जर्मनी का पूर्ण तानाशाह स्थापित कर लिया। तीसरा राइख शुरू हो चुका था और इसके साथ ही मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक शुरू हुआ। तीसरे राइश की स्थापना ने जर्मनी में आतंक और उत्पीड़न के एक अभूतपूर्व युग की शुरुआत की। हिटलर की विचारधारा जर्मन समाज के हर पहलू में व्याप्त हो गई। 1935 में लागू किए गए न्यूरमबर्ग लॉज ने यहूदियों से उनकी नागरिकता और मौलिक अधिकार छीन लिए। सिनागोग जला दिए गए, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार किया गया और यहूदियों को सार्वजनिक पद संभालने और कुछ व्यवसायों में काम करने से रोक दिया गया। नाजी शासन का आतंक यहूदी आबादी से कहीं आगे तक फैला हुआ था। राजनीतिक विरोधियों, जेहोवास विटनेसेस, समलैंगिकों, रोमा, विकलांगों और शासन द्वारा अवांछनीय समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उत्पीड़न, कारावास और अक्सर मौत का सामना करना पड़ता था। यातना शिविर, जिन्हें शुरू में राजनीतिक कैदियों के लिए स्थापित किया गया था, का विस्तार किया गया और उन्हें सामूहिक हत्या के साधनों में बदल दिया गया। हिटलर के नरसंहार के कारण लाखों लोग इनकी दीवारों के भीतर मारे जाएंगे। जर्मन समाज पर नाजी शासन का नियंत्रण पूर्ण था। बच्चों को कम उम्र से ही नाजी विचारधारा से प्रेरित किया जाता था। उन्हें हिटलर यूथ और लीग ऑफ जर्मन गर्ल्स में भर्ती कराया जाता था। कला और संस्कृति को भी पार्टी के सख्त नियंत्रण में लाया गया और जो कुछ भी पतित समझा जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। नाजी जर्मनी में जीवन की प्रमुख विशेषता भय और अनुरूपता बन गई थी।